जय हिंद दोस्तों। 15 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को अंग्रेजों ने भारतीय सेना की कमान के.एम. करियप्पा को सौंपी थी। तो ब्रिटिश जनरल था सर फ्रांसिस बुचर, तो उसने भारतीय सेना की कमान के.एम. करियप्पा के हाथों में सौंपी थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। आप एक बात और याद रखिएगा कि जो नौसेना दिवस है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बात हुई है सेना की, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सारी ई बुक यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका जसप्रीत बुमराह। तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, तो उन्हें दिसंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके अलावा वीमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनावेल सदरलैंड को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों, कुछ पिछले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नवंबर 2024 में पुरुष वर्ग में हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अक्टूबर में नोमान अली को, सितंबर में कामेंडू मेंडेस को और अगस्त में दुनिथ बेलालिक को। इसी प्रकार से महिलाओं की बात करें तो नवंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी डैनी वाइट हॉज, जो कि इंग्लैंड की हैं। अक्टूबर में अमेलिया केर को ये अवार्ड दिया गया था, सितंबर में टेमी ब्यूमॉन्ट को दिया गया था और अगस्त में हर्षिता समारा विक्रमा को प्रदान किया गया था। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है और पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि 2024 में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने किसको हरा करके ये खिताब हासिल किया था? अगला क्वेश्चन है, नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा लेबनान। तो लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाब सलाम। दोस्तों, जो नवाब सलाम है वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हें ही लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, लेबनान की संसद में 128 सदस्य हैं, जिसमें से 2/3 सदस्यों ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। अभी वर्तमान में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे नजीब मिकाती, उनको केवल 9 वोट ही हासिल हुए हैं। हाल ही में लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। लेबनान की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पास एक छोटा सा देश है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का शासन था और इसने 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यानी कि 1946 में लेबनान स्वतंत्र हुआ था। बेरूत इसकी कैपिटल है। लेबनानी पाउंड यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ ऑन। दोस्तों, यहाँ पर आप लेबनान को देख सकते हैं। ये इसका पड़ोसी देश कौन है? इजराइल और सीरिया। दोस्तों, कुछ समय पहले इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था और जो हिजबुल्लाह संगठन था उस पर अटैक किया था। उसका जो कमांडर था, यानी कि उसका जो प्रमुख था
हसन नसरल्ला है, वो मारा गया था इस अटैक में। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा निजामाबाद, तेलंगाना में। तो हल्दी के नए उत्पादों के डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए भारत सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2025 को नेशनल हल्दी बोर्ड को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पल्ले गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष भी घोषित किया गया है और इस बोर्ड का हेडक्वार्टर बनाया गया है तेलंगाना के निजामाबाद में। दोस्तों, यह बोर्ड हल्दी की खेती से जुड़े किसानों के कल्याण और अच्छी वैरायटी के साथ साथ निर्यात पर केंद्रित होगा। यानी कि इस बोर्ड का एक काम ये भी होगा कि हल्दी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किया जाए। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को हल्दी किसानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य 2030 तक हल्दी के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना। इसके अलावा हल्दी के प्रति जागरूकता एवं उपभोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तक पहुंच बनाना और पारंपरिक ज्ञान पर नए प्रोडक्ट के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसीलिए ये नेशनल हल्दी बोर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोरान मिलनोविच। अभी भी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच ही थे। अब उन्हें अगले 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। वो पहली बार 2020 में क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, क्रोएशिया में ऐसा नियम है कि एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है और आपको याद रखना है कि क्रोएशिया में सीधे जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। 1991 में इसे यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राजधानी इसकी जाग्रेब है। यूरो करेंसी है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविच और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। दोस्तों, क्रोएशिया की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। ये है यहां पर क्रोएशिया। दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो सुमति धर्मवर्धने आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह संगठन का प्रमुख बना है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ये हैं दोस्तों निकोलस मादुरो। एकासे वालू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं और नेटुम्बो नंदी नदैतबाह नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है और तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा सरकार में अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है और इस योजना को लागू करने वाला ओडिशा 34वां राज्य बना है। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अब दोस्तों, ओडिशा की जो गोप बंधु जन आरोग्य योजना थी उसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिला दिया गया है। बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। इस योजना के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। यानी कि 5 लाख तक का इलाज प्रदान किया जाता है इस योजना के माध्यम से। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक और घोषणा की गई है कि जो व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक आयु का है उन सभी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मिशन मौसम।
तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है भारत को मौसम के प्रति तैयार करना और जलवायु के प्रति एक स्मार्ट राष्ट्र बनाना। इस विजन में मौसम पूर्वानुमान को शामिल किया गया है। इसके अलावा मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है। तो इन सभी पर कार्य किया जाएगा मिशन मौसम के तहत। दोस्तों, यहाँ पर एक मिशन की बात हुई है, तो हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख मिशन डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है। टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। इसरो ने लेह लद्दाख में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए लूपेक्स मिशन भारत और जापान के द्वारा शुरू किया गया है। और स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक के लिए अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 11 से 14 फरवरी 2025 तक। यानी भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में 120 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें एनर्जी के क्षेत्र में चर्चा की जाएगी और इसके जो मुख्य विषय होंगे वो होंगे डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा समानता, नवाचार और डिजिटलीकरण। तो इन सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। दोस्तों, एक वर्ष में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख सप्ताह डिस्कस करते हैं। जैसे 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह भी मनाया जाता है। 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह और 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन को। तो दोस्तों, कोलकाता की निर्देशक हैं अपर्णा सेन, तो उन्हें पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड दिए गए हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का अवार्ड दिया गया है माणिक बाबर मेघ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है चंदन सेन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है श्रीजीत मुखर्जी और देवालॉय भट्टाचार्य को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड दिया गया है अमित चटर्जी को और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है खदान को। ठीक है, तो ये अवार्ड आप नोट कर लें। 2024 के कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया है। इस बात को भी नोट कर लें। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राजश्री बिरला को प्रदान किया गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है और महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ब्रिटेन में प्रदान किया गया है दारा सिंह खुराना को। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके की संसद के द्वारा विनोद बच्चन को प्रदान किया गया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम को प्रदान किया गया है। यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को प्रदान किया गया है और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी के लैब मित्र को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा नाग MK2 मिसाइल का। तो दोस्तों, भारत ने 14 जनवरी 2025 को अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। अब इस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, यानी इसे दागने के बाद दोबारा इसको निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने 300 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया है और इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था 1990 में। यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो 209.44 गीगावाट से अधिक। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता है वो दिसंबर 2024 में बढ़ करके 209.44 गीगावाट हो गई है, जो कि दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी। यानी कि साल 2024 में ये जो वृद्धि हुई है, यह वृद्धि हुई है 28.64 गीगावाट की। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली वह ऊर्जा है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, यानी कि जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नॉमिनेट किया गया है? नीरज चोपड़ा। किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तेलंगाना। रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा है? कुडनकुलम, तमिलनाडु। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? माया। पंजाब किंग्स के 17वें कप्तान कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर। भारत और किस देश ने भूविज्ञान और अन्वेषण के लिए समझौता किया है? मंगोलिया। 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? एफसी बार्सिलोना ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं उनके सेंटर डिस्कस करेंगे। जैसे पैरासूट रेजिमेंट का सेंटर है कर्नाटक के बेंगलोर में। पंजाब रेजिमेंट का जो सेंटर है वो है झारखंड के रामगढ़ छावनी में। मद्रास रेजिमेंट का सेंटर है तमिलनाडु के वेलिंगटन में। राजपूताना राइफल्स का सेंटर है दिल्ली छावनी में। राजपूत रेजिमेंट का सेंटर है उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में। जाट रेजिमेंट का सेंटर है उत्तर प्रदेश के बरेली में। सिख रेजिमेंट का सेंटर है रामगढ़ छावनी में। और दोस्तों नागा रेजिमेंट का जो सेंटर है वो है उत्तराखंड के रानी खेत में। डोगरा रेजिमेंट का सेंटर है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। और गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर है लैंसडाउन में। ठीक है, तो ये दोस्तों भारतीय सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं। अब दोस्तों दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? गगन गिल को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे बनाया गया है? मौली को। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? लापता लेडीज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश की यात्रा की है? चाइना। एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राम मोहन राव आमारा। दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है? कुलसी। शंकर शर्मा किस देश के भारत में राजदूत बने हैं? नेपाल। फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और विल्टस शतरंज खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल किसने जीता है? रियल मैड्रिड। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सेंड्रा नील ने। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्रेयस अय्यर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर श्रेयस अय्यर बताया हुआ है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे मैथ और रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और व्यापम बैंक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। तो इसको आप ऐप पर पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं,
फ्री PDF नोट्स हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन है और इसकी जो वैलिडिटी है वो है 12 महीने की, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग फाउंडेशन बैच और जो रीजनिंग फाउंडेशन बैच है ये सभी आपको ऐप पर मिलेंगे। मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, GK GS फाउंडेशन बैच है, SSC फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच। इसके अलावा जो व्यापम का फाउंडेशन बैच है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है SpadeX मिशन किसने लॉन्च किया है, तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों जो ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है उसमें 14 जनवरी 2024 के टॉप 10 कौन है, अनिल साहू, KM निस्सा, दीनू जाटव, मयूर पाटिल, करण राज, गुड्डू यादव, आकाश कुमार, हरीश कुमार और मानस रंजन, इसके अलावा प्रतीक। तो ये है टॉप 10। आप भी टेस्ट दे सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएं, टेस्ट दीजिए, आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। ईबुक वाले सेक्शन पर आपको GK और करंट अफेयर्स की ईबुक मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।